नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का इस विशेष पेशकश में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन तमाम हमारे देश के वीर सपूतों के बारे में जिनकी जिंदगी गौरवमयी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है और जो इतिहास में कायम है और साथ ही साथ अपने हर दिन मेहनत और लगन से शौर्य से वीरता की नई नई गौरव गाथा लिख रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। आज हम अपने इस वीकेंड स्पेशल में बताएंगे कि इंडियन आर्मी का कार्य प्रणाली क्या है, किस तरीके से हमारे देश के वो तमाम युवा जो इंडियन आर्मी में जाने की सपना संजोए बैठे हैं उनके लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से उसके लिए परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। साथ ही साथ आज हम अपने इस विशेष पेशकश में बताएंगे कि इंडियन आर्मी में क्या क्या रैंक होते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए अब हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं और हम सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी के बारे में बतलाते हैं। जब इंडियन आर्मी का चर्चा होता है तो यही ख्याल होता है कि अपनी इतनी मौज है क्योंकि सरहद पे खड़ी फौज है और आज हमारे देश का हर एक नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी अमन और चैन की जिंदगी जी रहा है तो सिर्फ इंडियन आर्मी के बदौलत। आज हम चैन की सांस ले रहे हैं तो इंडियन आर्मी के बदौलत। वो रात को सरहद पे जाग कर सरहद की निगरानी करते हैं तब हम अपने घर में चैन से सोते हैं। ये सब कुछ इंडियन आर्मी के बदौलत है। 130 करोड़ से भी ज्यादा की इस आबादी वाले देश में इस देश की बागडोर को संभालने का श्रेय किसी को जाता है तो इंडियन आर्मी को जाता है। इंडियन पारा मिलिट्री फोर्स के तहत इंडियन आर्मी, बीएसएफ, बीएसआईटी, बीपीएससी, एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ, ये तमाम अलग अलग जो है वो इंडियन फोर्सेस आते हैं इसमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और साथ ही साथ ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। साथ ही साथ हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े मिलिट्री पावर हैं। जी हाँ, अमेरिका और चाइना के पास हमारे पास वर्ल्ड की तीसरी सबसे लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट आर्मी है। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश के वीर जवानों ने तमाम ऐसे ऐसे करतब कर दिखाए हैं गत दिनों में या कालांतर से, जिसके लिए हमें नाज है। हर एक हिंदुस्तानी को फक्र है और फक्र होना भी चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से और देखते हैं हम अपने उन वीर सपूतों के किए गए कारनामों के बारे में जिसके ऊपर हर एक हिंदुस्तानी को फक्र है, गुमान है और वो जोश खरोश और एक अखंड जज्बे के साथ कहता है कि वो हिंदुस्तानी है। तो आइए देखते हैं इंडियन आर्मी के शौर्य की एक झलक को। 1776 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार के दौरान इंडियन आर्मी का गठन हुआ था। समुद्र के 5000 मीटर ऊपर स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है और इस पर इंडियन आर्मी का कब्जा है। हिमालय के द्रास और सुरु नदी के बीच स्थित बेली ब्रिज विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसे इंडियन आर्मी ने 1982 में बनाया था। यूएस और चीन के बाद इंडियन आर्मी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री कंटिंजेंट है। दूसरे सरकारी संगठनों की तुलना में इंडियन आर्म फोर्स में जाति या धर्म के आधार पर मिलने वाली आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए चलाए जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन राहत विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड इंडियन आर्मी के सबसे पुराने सैन्य दल है। यह 1773 में स्थापित हुआ था। यह अभी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में तैनात है। भारतीय सैनिक सबसे ऊंची और पर्वतीय युद्ध के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला के युद्ध में सिर्फ 2 जवान हताहत हुए थे। इस युद्ध पर बॉलीवुड की मूवी बॉर्डर भी बनाई गई थी। साथ ही साथ हमारे देश के वीर सपूतों ने कारगिल में विजय पताका लहराते हुए अपने देश का शौर्य का परचम दिया है। साथ ही साथ जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था तो उसमें एक साथ 93,000 से भी अधिक सोल्जर ने अपने अस्त्र शस्त्र हमारे कदमों में डाल दिए थे। ये विश्व की सबसे बड़ी भारतीय सैनिक के सामने हथियार के साथ अस्त्र शस्त्र को हमारे कदमों में डालना एक तरीके का सैन्य शक्ति की सबसे बड़ी समर्पण का मिसाल है। इतिहास गवाह रहा है, हमने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की है, लेकिन जब कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम किसी को छोड़ते नहीं है। इसका परिचय समय दर समय इंडियन आर्मी देते आई है। तो आज हम अपनी इस विशेष पेशकश में बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन पारामिलिट्री फोर्स के बारे में और अब आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या रैंक होते हैं और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके लिए किस पैमाने पे हमारा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होता है।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सेना में जाने के लिए किन परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि सेना में विभिन्न रैंक के लिए विभिन्न तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जैसे कि अगर सेना में सिपाही के लिए भर्ती हो तो आपका फिजिकल होना और साथ ही साथ आपको 12 पास होना अनिवार्य है, वो भी पीसीएम से। इसके बाद इसी कैटेगरी में आते हैं अन्य कमांडिंग ऑफिसर वगैरह हाई ऊंचे पदों के लिए एनडीए सिविल सर्विसेज में खास करके एसएसबी जैसी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के तहत भी और एसएसबी के तहत भी आप इस परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने के बाद भारतीय सेना की सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए फिजिकल भी होता है और साथ ही साथ आपको फिजिकल में भी टोटली फिट होना अनिवार्य है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो फिर भारतीय थल सेना में आप अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं भारतीय थल सेना में रैंकों के बारे में। सबसे पहला रैंक होता है फील्ड मार्शल का। थल सेना में सबसे ऊंचा रैंक फील्ड मार्शल का होता है। ये अधिकारी नियमित नहीं होते हैं और आमतौर पर यह रैंक सेना के जनरल को सेरिमोनियल रूप में दिया जाता है। युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भी सेना के जनरल को यह रैंक दिया जाता है। दूसरा रैंक है जनरल का। आधिकारिक तौर पर जनरल भारतीय थल सेना के उच्चतम अधिकारी की रैंक होती है, जिन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। तीसरा रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल का। सेना में जनरल के बाद का रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, जो 3 स्टार ऑफिसर होता है। इस रैंक पर गिनती के ही अधिकारी होते हैं। आर्मी के ड्यूटी चीफ का रैंक भी यही होता है और साथ ही अलग अलग कमांडर के कमांडिंग ऑफिसर भी इसी रैंक के होते हैं। मेजर जनरल या सेना में 2 स्टार अधिकारी होते हैं। 32 साल तक सेना में सेवा देने के बाद ही आप इस रैंक के लिए एलिजिबल होते हैं। ब्रिगेडियर थल सेना के रैंक आम आदमी के बीच भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। कर्नल के रैंक के बाद ब्रिगेडियर के रैंक में प्रमोशन सिलेक्शन के आधार पर होता है। कर्नल सेना में सीधे कमीशन प्राप्त करने वाले अधिकारी अगर परमानेंट कमीशन प्राप्त है तो कर्नल के रैंक तक प्रमोशन के जरिए पहुंचते हैं। कर्नल की वर्दी के कंधों पर एक अशोक चिन्ह और 2 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल यह रैंक प्राप्त करने के लिए 13 साल की सेवा करना अनिवार्य होता है। इस रैंक के अधिकारी के कंधों पर अशोक चिन्ह और 1 स्टार होता है। मेजर का रैंक आर्मी में कम से कम 6 साल की सेवा के बाद दिया जाता है। इस रैंक के अधिकारी के कंधे पर अशोक चिन्ह होता है। ओटीए जैसी अकादमियों में ट्रेनिंग के बाद जब युवा अधिकारी पास आउट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट ही बनते हैं। सूबेदार मेजर यह रैंक जेसीओ अधिकारियों में सबसे बड़ा होता है। जेसीओ रैंक के सभी अधिकारी के कंधे पर रैंक के चिन्ह के साथ ही एक रिबन भी होता है ताकि कमीशन अधिकारियों के उनका अंतर दिख सके। इस रैंक के अधिकारी को रिटायरमेंट के समय ऑनरी लेफ्टिनेंट या फिर ऑनरी कैप्टन के तौर पर सेवानिवृत्ति किया जाता है। सूबेदार भारतीय थल सेना में अधिकतर जूनियर कमीशन अधिकारी इस रैंक से रिटायर होते हैं। इस रैंक के अधिकारी के कंधे पर रिबन के साथ साथ 2 स्टार भी होते हैं। नायब सूबेदार यह जेसीओ अधिकारियों में शुरुआती रैंक होती है। आमतौर पर नॉन कमीशन ऑफिसर यानी सीधे भर्ती होने वाले अधिकारी प्रमोशन लेते हुए इस रैंक पर पहुंचते हैं। हवलदार इस रैंक के अधिकारी आमतौर पर 26 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं। नाइक इन अधिकारियों के वर्दी के बाजू पर 2 वी शेप की पट्टियां होती है। लॉन्स नाइक इस रैंक के अधिकारी के वर्दी के बाजू पर एक वी शेप पट्टी होती है। सिपाही सेना में रैली के जरिए सीधे भर्ती होने वाले शख्स की तैनाती शुरुआत में इसी रैंक पर होती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहिए कि हमारे देश के प्रथम नागरिक हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति तक को भी इजाजत नहीं है अशोक चिन्ह और स्टार को अपने कंधे पे लगाने का। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जवानों को ही सुनहरा मौका प्राप्त होता है इसे अपने कंधों पे जगमगाने का। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जब ये वीर गति को प्राप्त होते हैं या हमारे देश के लिए शहीद होते हैं तो इनके सम्मान में तिरंगा भी नतमस्तक होकर इन्हें सलाम करता है, मतलब तिरंगा को भी झुका दिया जाता है। तो इस शौर्य भरी वीर गाथा और वीरता के प्रतीक भारतीय जवान को सत सत नमन है और सत सत सलाम है। तो चलिए अब वक्त आ चला है आज के शुभ विचार का।
बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि मुझे बताओगे मैं भूल जाऊंगा, मुझे पढ़ाओगे तो मैं याद रहूंगा, लेकिन मुझे शामिल करोगे तो मैं सीखूंगा। तो आज के इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां शेयर करिए, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें वहां फॉलो करिए। तो साथ ही साथ रोजगार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जॉब एटर्नल की वेबसाइट पे जाइए, वहां विजिट करिए और हमसे जुड़िए। धन्यवाद।